हेलो व्यूअर्स। इस वीडियो में हम लोग BHU UET 2019 के एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो हमारे डिस्कशन के लिए जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ दिस गिवन इमेज, यानी कि ये इमेज जो आपके स्क्रीन पर है उसका मिरर इमेज क्या होगा। तो हमारे पास चार ऑप्शंस ये हैं। तो हम जानते हैं कि मिरर इमेज जब किसी चीज़ का बनता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस ए का मिरर इमेज बनाना चाहें तो मिरर हमें इमेज इसका कैसा बनेगा, ये। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ये एक डॉट है और यहाँ पे एक लाइन है, तो इसका अगर हम मिरर इमेज निकालना चाहेंगे इस तरफ, तो पहले ये एक डॉट आएगा फिर ये लाइन आएगा। ओके, तो मिरर इमेज इस तरह बनता है। तो ये जो गिवन फिगर आपके सामने दिया हुआ है इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा। तो इसका मिरर इमेज जब हम लोग बनाएंगे तो अगर इमेज के इस तरफ एस ऐसे लिखा है तो इमेज के इस तरफ एस ऐसे लिखा दिखाई देगा। तो एस का मिरर इमेज ये बनेगा। अब हम लोग 4 का देखते हैं। 4 अगर इस तरफ इस तरह लिखा है तो इसका मिरर इमेज हमेशा इस तरह बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन बी है वो डिस्कार्ड हो जाएगा और ऑप्शन डी है और ऑप्शन सी और ऑप्शन ए जो है हमारा अभी चेक करना है। तो अब हम के को देखते हैं। के इस तरह लिखा है तो इसका मिरर इमेज इस तरफ इस तरह बनेगा। ओके, तो ये के का मिरर इमेज होगा। फिर 3 का मिरर इमेज इस तरह बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और फिर यहाँ पे लिखा है बी। बी का मिरर इमेज क्या बनेगा, बी अगर इस तरह लिखा है तो ये इस तरह डी दिखेगा। तो यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock in the morning. Through how many degrees will the hour hand rotate when the clock shows 2 o'clock in the afternoon? इसका हिंदी में क्वेश्चन को इस तरह से समझेंगे कि एक सही चलने वाली घड़ी में प्रातः 8 बजे हैं। जब घड़ी दोपहर के 2 बजाएगी तो उस समय तक घंटी वाली सुई कितने डिग्री तक घूमेगी। हमारे पास चार ऑप्शंस ये दिए हुए हैं, 144 डिग्री, 150, 168 एंड 180। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक क्लॉक फॉर्म करते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। ओके, इसमें हम आपको सारे डिजिट्स शो करते हैं। 12 के बिल्कुल ठीक अपोजिट 6 होता है, 9 अपोजिट 3, 1 अपोजिट 7, 2 अपोजिट 8 यानी 2 के ठीक सामने 8 रहेगा, 4 के ठीक अपोजिट 10 होगा और 5 के ठीक अपोजिट 11 होगा। ओके, अब कह रहा है कि सुबह के घड़ी में 8 बजे हैं, तो ये हमारा आवर हैंड है, घंटे वाली सुई, और ये है मिनट की सुई। तो ये सुबह के 8 बजे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि दोपहर के 2 बजते हैं। ठीक है, तो ये जो हम घड़ी की फिगर बना रहे हैं इसमें हम आपको शो करेंगे कि दोपहर के 2 जब बजते हैं तो वहाँ पे जो सुई होती है वो कौन से पोजीशन पे रहती है, घंटे वाली और मिनट वाली। तो जब 2 बजेंगे तो जो घंटे वाली सुई होगी वो 2 की तरफ रहेगी और मिनट वाली जो लंबी सुई होती है वो 12 पे रहेगी। ओके, यानी कि सुबह 8 बजे के बाद 9 बजेगा, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 1, फिर 2, यानी कि इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए ये 2 तक पहुंचेगी। ठीक है, तो 8 से 2 तक पहुंचने में इस सुई को कितने डिग्री घूमना पड़ा ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, 2 के अपोजिट 8 है, यानी कि 8 और 2 बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। ओके, बिल्कुल सीधी रेखा में। तो हम जानते हैं कि जो सीधी रेखा होती है उसके ऊपर हमेशा 180 यानी कि 180 डिग्री का कोण बनता है। ऑन अ स्ट्रेट लाइन देयर इज ऑलवेज अ कोण ऑफ 180 डिग्री। ओके, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री।
सुबह 8 से दोपहर के 2 बजे के बीच जो घंटे वाली सुई होती है वो 180 डिग्री का कोण तय करके वहां तक पहुंचती है, यानी 180 डिग्री पर घूमती है। ओके, अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। हाउ मच टाइम इट विल टेक for an amount of rupees 450 to yield rupees 81 as interest at 4.5% per annum of simple interest, यानी कि 450 रुपए पर कितने समय में 81 रुपए का ब्याज अर्जित होगा यदि साधारण ब्याज की दर 4.5% प्रति वर्ष है। हमारे पास 4 ऑप्शंस ये गिवन है, 3.5 साल, 4 साल, 4.5 साल और 4 साल। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 450 रुपये हम कहीं इंटरेस्ट पे लगाते हैं जिसका रेट है, दर है 4.5% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है एवरी ईयर। पर एनम का मतलब होता है एवरी ईयर। ओके, हर साल, यानी कि हर साल अगर 450 इंटरेस्ट रेट दिया जाता है तो कितने साल में यानी कितने समय में मुझे 81 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें दिया है कि ये इंटरेस्ट कैसा है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P यानी प्रिंसिपल अमाउंट इंटू R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू T। T यहाँ पर टाइम है, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। ओके, ये जो है प्रिंसिपल अमाउंट P, रेट ऑफ इंटरेस्ट R, T डिवाइडेड बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट गिवन है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट 81 चाहिए, कितने सालों में। प्रिंसिपल अमाउंट है 450, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.5 और टाइम है T डिवाइडेड बाय 100। तो इसको रीअरेंज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 81 इंटू 100 डिवाइडेड 450 into 4.5. We'll remove point from here and it will give into 10 in numerator. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा 4 years। आई होप सिंप्लीफिकेशन काफ़ी इजी था। हमने जितने भी नंबर्स एक दूसरे को डिवाइड कर रहे थे हमने डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, यानी बिल्कुल सिंपल बना दिया है। और ये आया 4 years, 2 into 2 4। ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 years। यानी कि 4 साल में 450 रुपये अगर 4.5% के सिंपल इंटरेस्ट लगाया जाए तो 4 साल में वो कितना इंटरेस्ट देगा, सिंपल इंटरेस्ट 81 रुपीज। अब जो क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है, फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से 3 जो हैं वो किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करेंगे और एक जो है उन 3 कैटेगरी से बिलोंग नहीं करेगा। तो वो कौन सा ऑप्शन होगा हमें वो बताना है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है बेसबॉल, बॉक्सिंग, चेस एंड रेसलिंग। यहाँ पे देखिए बेसबॉल जो है वो एक गेम है, बॉक्सिंग है वो क्या है, वो भी एक तरह का इवेंट है, स्पोर्ट्स इवेंट है, और रेसलिंग भी एक तरह का इवेंट है, स्पोर्ट्स और एथलीट में काउंट होता है। तो पर चेस जो होता है वो भी एक तरह का गेम ही है, बट बेसबॉल, बॉक्सिंग और रेसलिंग में क्या होता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, बट चेस एक ऐसा गेम है जिसमें कि फिजिकल स्ट्रेंथ के बजाय क्या यूज़ करना होता है, अपनी इंटेलिजेंस और मेंटल स्ट्रेंथ यूज़ करनी होती है। ओके, मानसिक शक्ति, सोचने की शक्ति, इमेजिनेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो इन तीनों से अलग है। बाकी 3 जो गेम्स हैं उसमें क्या यूज होता है, हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ यूज होता है, एनर्जी यूज होती है। एनर्जी तो चेस में भी यूज होती है पर यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ यूज नहीं होती है। तो इसीलिए जो
सी ऑप्शन है वो ऑड है बाकी 3 से, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं हम हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो ये है कि इन अ सीरीज ऑफ 5, 10, 20, 40 व्हाट विल बी द 10th टर्म। यानी कि एक सीरीज ऑफ नंबर्स है, वो कुछ इस तरह से है 5, 10, 20, 40। तो पूछा जा रहा है कि जो इस तरह का सीरीज बढ़ते चला जाएगा तो जो 10th टर्म होगा यानी कि 10वां नंबर जो होगा, 10वें पोजीशन पे जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, क्या होगा। तो 4 ऑप्शंस ये दिए हुए हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम इस सीरीज को एनालाइज करते हैं कि ये सीरीज क्या है। ओके, तो सीरीज का पहला टर्म जो है वो है 5, सीरीज का जो सेकंड टर्म है वो है 10, थर्ड टर्म है 20 और फोर्थ टर्म है 40। और ये सीरीज इस तरह से बढ़ते चला जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि पहला टर्म है 5, इसको हम इंडिकेट करते हैं A1, A2, A3 एंड A4। ओके, तो 5 के बाद 10 आता है, यानी कि 5 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 10 आएगा। अब 10 से हो रहा है 20, यानी कि 10 में भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। ओके, अब 20 से हो जाता है 40, यानी कि अब हम लोग 20 को फिर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 40 बन जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो ये क्या बन जाएगा 40। तो इसको हम लोग शॉर्ट सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 पावर 3। ओके, ज़्यादा विजिबल होने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 इंटू 2 पावर 3। ओके, तो यहाँ पे जो सीरीज जैसे जैसे बढ़ रहा है वो किसके पावर में बढ़ रहा है, जो पहला टर्म और दूसरा टर्म है उसमें 2 पावर 1, फिर दूसरे और तीसरे टर्म के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन किया गया है वो 2 के पावर 2 से किया गया है, फिर 2 के पावर 3 से। पहला टर्म जो है सीरीज का उसमें अगर हम लोग 2 के पावर 1 से करेंगे तो सेकंड टर्म आएगा, फिर 2 के पावर स्क्वायर से करेंगे तो थर्ड टर्म आएगा, 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगा। यानी कि 2 का पावर बढ़ाते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा। ओके, 2 का पावर को बढ़ाते हुए हमको पहले टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा सीरीज बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो ऐसे सीरीज को हम लोग कहते हैं जीपी। ये सीरीज किस में है, जीपी में है। जीपी यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, इस तरह के जब सीरीज फॉर्म होती है तो उसको जियोमेट्रिक सीरीज कहते हैं और कहते हैं कि सीरीज जीपी में है। इसको पहचानने का तरीका ये है कि दो एडजेसेंट टर्म्स यानी कि दो आपस के टर्म्स का जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम होता है। जैसे कि A2 बाई A1, A2 बाई A1 का जब आप रेशियो निकालेंगे तो वो क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 2। इसी तरह आप जब A3 बाई A2 का रेशियो निकालेंगे, A1 A2 एडजेसेंट है इसका निकाला, फिर A3 और A2 के बीच का रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 20 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि फिर से रेशियो आया क्या 2। और फिर इसी तरह हम चेक करेंगे फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म के बीच में, तो इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 40 डिवाइडेड बाई 20, अगेन इट्स 2। यानी कि जो रेशियो होता है एडजेसेंट टर्म्स के बीच वो कैसा होता है कांस्टेंट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हर बार 2 आ रहा है, यानी कि जीपी में जब सीरीज होती है तो उसका जो एडजेसेंट टर्म्स का रेशियो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। और वो सीरीज कैसे बढ़ती है, किसी
पार्टिकुलर नंबर के पावर्स में बढ़ती है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर ये सीरीज कैसे बढ़ रही है, 2 के पावर में बढ़ रही है। पहले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला टर्म आ जाएगा, फिर पहले टर्म को 2 के नेक्स्ट पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 की जगह फिर 2 का पावर 2 कर देंगे तो हमें 10 के बाद का अगला टर्म मिल जाएगा। तो इसी तरह से ये बढ़ता है। तो अब पूछा जा रहा है इसमें कि 10th टर्म क्या होगा, यानी कि 10वां जो यहाँ पे पद होगा, यानी कि 10वें पोजीशन पे कौन सी संख्या होगी। तो पहले देखते हैं कि इस सीरीज का जनरल टर्म कैसा होगा। अब इस सीरीज का जो 10वां टर्म होगा वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू ए इंटू आर पावर एन माइनस 1, इससे निकलेगा। ए हमें क्या पता है, मैंने बताया कि पहला टर्म होगा तो ये 5 हो जाएगा। आर हमने क्या भी निकाला, 2 निकाला, और कौन सा पोजीशन पे निकालना है, तो 10th पोजीशन पे निकालना है, तो वो 10 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 2 पावर 9। 2 के पावर 9 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 512। अब 512 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 5 इंटू 2 10 0 5 1 5 1 6 एंड 5 5 25, यानी कि आपको आंसर मिलेगा 2560, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस तरह से है, A and B can do a piece of work in 6 days and C in 12 days. In how many days A, B and C will do it together? ये कह रहा है क्वेश्चन कि A और B किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं तथा C उसी कार्य को 12 दिनों में करता है, तो ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, 6 डेज, 5 डेज, 4 डेज एंड 3 डेज। इसको हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए प्लस बी ये दोनों मिलके किसी एक काम को 6 दिनों में करते हैं, और सी जो है अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। इन 1 डे, एक दिन में ये कितना काम करेंगे। अगर ए प्लस बी एक काम को 6 दिनों में करता है तो वो एक दिन में उस एक काम का 6वां हिस्सा करेंगे, यानी कि अगर एक काम का 6 हिस्सा किया जाए और वो एक एक हिस्सा हर दिन करेंगे उतना काम का, ठीक है, तो वो 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ए प्लस बी मिल करके एक दिन में 1/6 पार्ट ऑफ वर्क करेंगे, यानी कि काम का 1/6 हिस्सा एक दिन में पूरा करेंगे। उसी तरह सी जो है अकेले अगर काम करे तो एक दिन में एक काम का 1/12 पार्ट कंप्लीट करेगा। ओके, तो अगर ए और बी मिलके एक दिन में इतना काम करते हैं और सी 1/12 पार्ट काम का करता है, तो एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना काम करेंगे, 1/6 प्लस 1/12 पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट करेंगे, यानी कि काम का 1/6 प्लस 1/12 पार्ट कंप्लीट करेंगे अगर ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों मिल करके काम करें तो एक दिन में इतना काम होगा। तो अगर तीनों मिलके एक दिन में इतना काम करते हैं, यानी कि 1/6 प्लस 1/12 वर्क कितने दिन में कंप्लीट होता है, 1 डे में। ओके, तो यानी कि अब हमें पता करना है कि एक काम, ठीक है, इसमें दिया हुआ है अ पीस ऑफ वर्क, एक कोई काम है उसको इतने इतने दिनों में तीनों ने खत्म किया है, तो इतना जो 1/6 प्लस 1/12 वर्क है वो एक दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो एक कंप्लीट पीस ऑफ वर्क
एक पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो ये कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12। ओके, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 18, और इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 4, यानी कि 4 डेज में ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों मिलकर के एक काम को खत्म करेंगे, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 4 डेज। 7वां क्वेश्चन ये कहता है इफ प्लस इज चेंज्ड विथ डिवाइड, 2 with 4, divide is changed with plus and 4 with 2, which of the following is true? चार ऑप्शंस हमारे पास है। यदि प्लस को डिवाइड से चेंज किया जाता है, ठीक है, 2 को 4 से, फिर कह रहा है कि डिवाइड को प्लस से चेंज करते हैं। पहले प्लस को डिवाइड से किया, फिर डिवाइड को प्लस से कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों साइड चेंज होगा एक दूसरे से। फिर कहा जाता है कि 4 को 2 से चेंज करें, यानी कि इसका अपोजिट, ये दोनों तरफ 2 के जगह 4, 4 के जगह 2, इस तरह होगा। तो फिर पूछ रहा है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। तो हम लोग पहले चारों ऑप्शन को रीराइट करेंगे जो नए सिंबल्स हैं उनके मीनिंग के अनुसार। तो अगर हम नए सिंबल्स के मीनिंग के अनुसार इसको रीराइट करें तो वो क्या होगा, 2 को हम 4 से रिप्लेस करेंगे और प्लस को डिवाइड से, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। ऑप्शन जो ए है वो इस तरह बनेगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसी तरह ऑप्शन बी होगा 2 डिवाइडेड 4 प्लस 6 इक्वल टू 1.5। ओके, ऑप्शन सी क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा 2 प्लस 4 डिवाइडेड 3 इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 4 डिवाइडेड 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। अब इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। अब हम इन चारों को सिंप्लीफाई करेंगे और पहचानेंगे कि कौन सा सही ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए 4 डिवाइडेड 2, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें कि जितने भी चार इक्वेशंस है जिसको हम सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे, हमेशा उसमें बॉडमास रूल ही अप्लाई करेंगे। हमेशा बॉडमास रूल अप्लाई करना है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इस तरह से। तो पहला देखिए, हम बॉडमास रूल अगर इस्तेमाल करें तो ये क्या आएगा, 4 डिवाइडेड 2, 2 आएगा, 2 प्लस 3 5, यानी कि ये सॉल्व करने पर 5 आ रहा है जो कि किसके इक्वल बता रहा है, 3 के इक्वल बता रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, 2 डिवाइडेड 4 यानी 2 बाई 4 यानी कि 1 बाई 2 प्लस 6, तो 1 बाई 2 और प्लस 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई 2 0.5 होगा, तो 6 प्लस 0.5 हो जाएगा 6.5, जो कि किसके इक्वल हो रहा है, 1.5 के, तो ये भी गलत है। अब तीसरा है 2 प्लस 4 डिवाइडेड 3 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे गौर से देखिए, अगर हम बॉडमास रूल इस्तेमाल ना करें और इसको हम पहले जोड़ दें तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6, 6 डिवाइडेड 3 2 हो जाएगा, तो कहेंगे कि ये करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन नहीं। हमेशा मैंने बताया है बॉडमास रूल इस्तेमाल करना है। बॉडमास रूल क्या कहता है कि एडिशन के पहले डिवाइड होगा, तो पहले हम डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आएगा, 2 प्लस 4 बाई 3। ओके, तो 2 प्लस 4 बाई 3 को सिंप्लीफाई करेंगे आप, और आगे 2 प्लस 4 बाई 3, अब एलसीएम लेके हम इसको ऐड करेंगे तो होगा यहाँ पे ऊपर में 6 प्लस 4 बाई 3 यानी कि 10 बाई 3। 10 बाई 3 का जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या आएगा, ये आएगा 1.33, और ये 3 रिपीट करता रहेगा बार बार, तो लेफ्ट साइड आएगा क्या, 1.33, और राइट साइड क्या है, 2 है, तो ये भी इक्वल नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन क्या है, 4 डिवाइडेड 2 प्लस 6। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बॉडमास इस्तेमाल करेंगे, तो 4 डिवाइडेड 2 क्या होगा, 2 आएगा, फिर
ये इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा और 2 प्लस 6 क्या होता है, 8 होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। तो ये जो सीरीज ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं इसमें जो लास्ट जो क्वेश्चन मार्क दिया है वहाँ पे कौन सा नंबर होगा। तो पहला टर्म है 216, दूसरा टर्म है 221, तीसरा है 231, देन 246, 266। तो बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर होगा। मेरे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, 289, 271, 281, 291। ओके, तो हम लोग इसको ध्यान से देखें अगर सीरीज को, तो आपको पता चलेगा कि पहला टर्म से दूसरे टर्म को लाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले टर्म में +5 ऐड करना होगा। दूसरे टर्म से तीसरे टर्म तक पहुंचने के लिए आपको उसमें +10 करना होगा। तीसरे टर्म से चौथे टर्म में आपको ऐड करना होगा +15 और फिर चौथे टर्म से पांचवें टर्म तक पहुंचने के लिए आपको करना होगा +20। तो आप देख रहे हैं कि पहले 5, देन 5 + 5 10 आता है, 10 ऐड किया है, फिर 10 + 5 15, 15 ऐड किया है, एंड देन 15 + 5 20, 20 ऐड किया है, यानी कि नेक्स्ट टर्म में हम लोग 20 + 5 25 ऐड करेंगे 266 में, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस को रिप्लेस करने वाला नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग 266 में कितना ऐड करेंगे, 266 में हम लोग 25 को ऐड कर देंगे। तो 266 में 25 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 291। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 291। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। यानी कि नीचे जो आपको सीरीज ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं इसमें आपको जो क्वेश्चन मार्क है बताना है कि उसके जगह पे कौन सा नंबर होगा। इसके पास आपके पास चार ऑप्शंस हैं, 7.5, 9.25, 11.25 एंड 13.75। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको पैटर्न समझना होगा कि ये सीरीज किस तरह से एक नंबर से दूसरे नंबर की तरफ बढ़ रही है। तो इस सीरीज में हमारे पास जो पहला टर्म है वो है 3, 3 के बाद है 1.5, तीसरा टर्म फिर से 1.5 है, फिर 2.25 है, ये एक्चुअली 2.25 है, और ये 4.45 है। तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म है 3, तो 3 का नेक्स्ट 1.5 कैसे आएगा। तो अगर हम लोग 3 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 3 का हाफ कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, 1.5 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म लाने के लिए पैटर्न किस तरह चलेगा ये मैं आपको बताती हूँ। तो आप यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई किए तो आपका सेकेंड टर्म आ गया, तो इस हाफ में आप अगेन हाफ ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1, और इस 1 को आप पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1.5 से। तो ये क्या आएगा, अगेन 1.5 आएगा, यानी कि 1.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1.5। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा टर्म हमारा 1.5 आ गया। अब इसके बाद इससे 2.25 कैसे आएगा। तो 2.25 के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, अगेन अब हम लोग ये जो 1 है, 1/2 में हमने 1/2 जोड़ा था तो ये 1 आया था, तो इस 1 में हम अगेन 1/2 को ऐड करेंगे। तो अगेन 1 में हम लोग 1/2 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3/2। तो इस 3/2 को हम क्या करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/2 को 1.5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2.25। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ओके।
अब अगेन हम आगे बढ़ते हैं, सॉरी एक्चुअली ये 3/2 है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो 3/2 है, अगेन हम इसमें क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, तो 3/2 प्लस 1/2 ये कितना आएगा, 4/2। इसको सिंप्लीफाई करके हम 2 लिख सकते हैं। ओके, तो अब इस 2 को हम क्या करेंगे, पिछले वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, 2.25 इंटू 2, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 4.5। तो ये हमारा नेक्स्ट टर्म भी आ गया, ये 4.5। तो इसी तरह जब हम लोग इस 2 में क्या करेंगे, अगेन हाफ हम लोग ऐड करेंगे, तो हाफ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5/2। यहाँ पे मैं मान के चल रही हूँ कि आपको फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस 5/2 को क्या करेंगे, प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रीवियस नंबर क्या है, 4.5, तो इसको हम लोग 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4.5 इंटू 5/2, तो ये कितना आएगा, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, तो ये आएगा 11.25। तो हमारा करेक्ट आंसर जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 11.25। क्वेश्चन नंबर 10 है कुछ इस तरह से, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। जो सीरीज ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, 3968, 3008, 1998 एंड 1038। तो सबसे पहले हमें इसका पैटर्न पहचानना होगा कि ये जो क्वेश्चन है उसमें एक टर्म से दूसरे टर्म तक कैसे पहुंचा जा रहा है, और जो प्रोसेस होगा एक टर्म से दूसरे टर्म तक पहुंचने का, वो सभी टर्म्स के बीच में यानी कि सेम होंगे। 2 और 3 के बीच में, 3 से 8 के बीच में, 8 से 63 के बीच में सेम तरीके से बढ़ा जाएगा। तो हमारे पास जो पहला टर्म है वो है 2। तो अगर हम 2 में से 1 माइनस कर दें तो हमें मिलेगा 1, और अगर हम 2 में से 1 ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 3, और 1 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 1 इंटू 3, जो किसके बराबर होगा, 3 के। तो सेकेंड टर्म हमें क्या मिल गया, 3। उसी तरह सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 में 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2, और 3 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4 8 मिलेगा। अगेन 8 में हम 1 माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा, और 8 में अगर प्लस 1 करेंगे तो 9 मिलेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें 63 मिलेगा, जो हमारा नेक्स्ट टर्म है। इसी प्रोसेस को सिमिलरली हम लोग बढ़ाते हुए आगे लिख सकते हैं कि 63 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमें 62 मिलेगा, और 63 में अगर हम प्लस 1 करेंगे तो हमें 64 मिलेगा, और इन दोनों को मिला देंगे तो 62 इंटू 64 वी विल गेट 3968। आप ये कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं खुद से करके। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 3968। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ पेंट इज कोडेड एज 74128 एंड एक्सेल इज कोडेड एज 93596, देन हाउ वुड यू कोड एक्सेप्ट। यानी कि पेंट शब्द को अगर 74128 की तरह से कोड किया जाता है, EXCEL एक्सेल को 93596 से कोड किया जाता है, तो एक्सेप्ट को हम लोग कैसे कोड कर सकते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शंस जो है वो कुछ इस तरह से है, 455978,
547978, 554978, 735961। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता करना है कि ए किससे कोड होगा, सी के लिए कौन सा नंबर यूज करेंगे, ई के लिए, देन पी, देन टी। तो हम लोग सबसे पहले ए के बारे में जानते हैं। हमें ये फाइंड करना है और ये पेंट और एक्सेल के बारे में हमें दिया है। तो ए जो लेटर है वो पेंट वर्ड में आता है सेकंड पोजीशन पे। तो हम इस पेंट का जो कोडेड फॉर्म है उसमें हम सेकंड पोजीशन में चेक करेंगे कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे 4 है, यानी को ए को 4 से हम लोग कोड करेंगे। तो हमें पहला टर्म मिल गया 4, यानी कि ए के जगह पे आएगा 4। तो ये जो 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं इसमें से ए ऑप्शन का पहला टर्म जो कोडेड फॉर्म है उसका है 4, बी में है 5, सी में पहला टर्म का कोडेड फॉर्म में 5 दिया है और डी के ऑप्शन में पहले टर्म का कोडेड फॉर्म 7 दिया है। तो हम इसे तुरंत पहचान सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के लिए हम आपको सारे लेटर्स का कोडेड फॉर्म यानी कि किस नंबर से इस लेटर को कोड किया जाएगा वो बताएंगे। तो ए का हमने फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं सी। तो सी वर्ड जो है वो एक्सेल में आता है और तीसरी पोजीशन पे आता है। तो एक्सेल को कोड किया गया है इससे। तो इस नंबर में हम तीसरा डिजिट ढूंढेंगे। तो तीसरा डिजिट है इस नंबर में 5। तो सी किससे कोड होगा, 5 से। तो हमारे पास सी 2 बार वर्ड में यूज हुआ है, तो दोनों जगह हम किससे कोड करेंगे, 5 से। अब ई को हम फाइंड करेंगे। तो ई वर्ड भी, ई लेटर जो है वो एक्सेल वर्ड में ही आता है, तो पहले पोजीशन पे। तो ई किससे रिप्लेस होगा या कोड होगा, 9 से। देन पी, पी लेटर आता है पेंट में फर्स्ट पोजीशन पे, जिसको कोड किया गया है 7 से। तो पी के जगह पे क्या आएगा, 7। सिमिलरली टी जो है वो पेंट वर्ड का 5th पोजीशन पे है। तो इसके कोडेड फॉर्म में भी 5th पोजीशन पे क्या है, 8 है। तो टी को हम 8 से कोड करेंगे। तो ये जो है हमें वो नंबर मिल गया, वो कोडेड फॉर्म मिल गया जो एक्सेप्ट के जगह पे यूज होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। अब बढ़ते हैं हम अपने 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, इफ रीजन इज कोडेड एज 5। अगर रीजन वर्ड को 5 से कोड किया जाता है एंड और बिलीव्ड इज कोडेड एज 7, यानी कि बिलीव को 7 से कोड किया जाता है, देन व्हाट इज द कोड नंबर फॉर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट वर्ड को हम लोग किससे कोड करेंगे, ओके। और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ये 6, 8, 9 एंड 10। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि रीजन को 5 से क्यों कोड किया, किस बेसिस पे रीजन को 5 से कोड किया गया है, ओके। तो ध्यान से देखिए, जो रीजन वर्ड है वो कितने लेटर्स से मिलके बना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेटर्स से मिलके बना है। तो उसको 5 से कोड किया गया, ये इसमें 6 लेटर्स हैं, ओके। रीजन जो वर्ड है उसमें 6 लेटर है, तो उसको 6 - 1 5 से कोड किया गया है, ओके। सिमिलरली बिलीव्ड वर्ड में कितने लेटर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेटर्स हैं। बिलीव्ड में कितने लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं। तो इसको किससे कोड किया गया है, 8 - 1 7 से कोड किया गया है। तो उसी तरह गवर्नमेंट वर्ड जो है कितने लेटर्स से मिलके बना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी गवर्नमेंट वर्ड जो है वो कितने लेटर से मिलके बना है,
10। तो इसको हम किससे कोड करेंगे, इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे। तो हम इसको कोड करेंगे 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो ये है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स, ये 6 मेंबर्स हैं, ABCDEF है। C इज सिस्टर ऑफ F, B इज द ब्रदर ऑफ E हस्बैंड, B जो है E के हस्बैंड के भाई हैं, D इज द फादर ऑफ A एंड ग्रैंडफादर ऑफ F। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक रफ स्केच बनाते हैं कि कौन किसके फादर है या ग्रैंडफादर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है C इज सिस्टर ऑफ F, यानी कि C और F सेम जनरेशन से हैं। तो C और F मैंने इस तरह इंडिकेट किया है, ओके, C एंड F। B इज द ब्रदर ऑफ E, इज हस्बैंड। तो यहाँ पे क्या है, D इज द फादर ऑफ A एंड ग्रैंडफादर ऑफ F, यानी D जो है A के पिताजी हैं और F के ग्रैंडफादर यानी दादाजी हैं। तो D ग्रैंडफादर है, उनके सन जो हुए वो A हैं, और फिर A का सन कौन है, F है, और F C का भाई है, यानी कि C जो है वो A की डॉटर हो गई और A उनके फादर हो गया। अब ये कह रहे हैं कि B इज द ब्रदर ऑफ E हस्बैंड, E के हस्बैंड के ब्रदर कौन है, B। और लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि देयर आर 2 फादर्स, ओके, एक फादर ये हो गया, एक फादर ये हो गया। 3 ब्रदर्स, 3 भाई हैं, लेकिन भाई तो यहाँ एक ही है, ये, एंड अ मदर, और एक माँ है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड। अगर ई इनकी वाइफ है, ई और ए हस्बैंड वाइफ है, तो बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, ई के हस्बैंड हो जाएंगे ए, और इनके भाई कौन है, बी, यानी कि ए बी जो है वो आपस में भाई हैं। तो अब देखिए ये जो सारे इंफॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस फैमिली में 3 ब्रदर्स हो गए, ए बी एंड एफ। ए बी आपस में भाई हैं 2, और एफ क्या है, सी का भाई है। तो टोटल 3 ब्रदर्स हो गए और एक मदर हो गई ई फैमिली में। तो अब ये सारे इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन क्या हमें पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई, एफ जो है ई से किस तरह रिलेटेड है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, डॉटर, हस्बैंड, सन और अंकल। तो यहाँ पे देखिए एफ कौन है, एफ है ये और ई है ये। ई जो है ए के वाइफ है और एफ जो है ए का सन है, यानी कि ई जो है एफ की क्या हो जाएगी, सॉरी एफ क्या हो जाएगा, ई का सन हो जाएगा, बेटा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द ईज हस्बैंड, ई के हस्बैंड कौन है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया ई के हस्बैंड कौन थे, ए थे, ओके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में ये क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि हु इज द मदर, मदर कौन है। तो माँ कौन थी, माँ तो एक ही थी, और वो कौन कौन थी, जो ई थी, जो ए की वाइफ थी और सी और एफ की मदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मदर थी ई, ई इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर इन द ग्रुप, यानी कि इस ग्रुप में, यानी कि इस फैमिली में कितने मेल मेंबर्स हैं। तो 4 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 एंड 4। तो मैंने अभी बताया था कि डी ग्रैंडफादर थे, उनके सन थे ए, फिर उसका सन था एफ, ए का भाई था बी, और ए की वाइफ थी ई, और इसके सिस्टर एफ की सिस्टर थी सी। तो यानी कि मेल पर्सन कितने हो गए, एक ये ए बी एंड एफ, यानी कि टोटल कितने मेल पर्सन थे, 1 2 3 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 4, ओके।